रिसाइट टुडे में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। पिछले कई दिनों से रिसाइट टुडे टीम अपने खुद के अपडेशन में लगी हुई थी, अपने खुद के सेल्फ डेवलपमेंट में लगी हुई थी। इसी वजह से हम आपके सामने हाजिर नहीं हो पा रहे थे। बहुत सारे अपडेशन के साथ, बहुत सारी तरमीम और बहुत सारे नए गज़ेट के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं। एक नए मिशन और एक नई लगन के साथ हम वो सारी चीज़ आपके सामने पेश करेंगे, वो सारी चीज़ आपको बताएंगे जिसका आपको जानना ज़रूरी है। आज से हम एक नौजवानों का शो का आगाज़ कर रहे हैं कि अगर मालेगांव की तारीख देखी जाए या मालेगांव की बात की जाए तो बात आती है कि मालेगांव एक तहरीकों का शहर माना जाता है, एक इनकलाबी शहर माना जाता है। तहरीकें और इनकलाब उसी वक्त आती हैं जब नौजवान बेदार होते हैं। तहरीकें उस वक्त तक के चलते रही मालेगांव में जब तक के मालेगांव का नौजवान बेदार था। पर क्या ऐसा हो गया कि ये तहरीकों ने अपनी आब व ताब खो दी, ये तहरीकें ख़त्म होती चली गईं और ये कुछ लोगों के हाथ में चली गईं और वही कुछ लोग इन नौजवानों को कंट्रोल करने लगे। और वो नौजवान जो सोचता था और मालेगांव में तहरीकें, रोज़ नई नई तहरीकें बनाई जाती थी, रोज़ नए नए अंदाज में जिसे पेश किया जाता था, वो तहरीकें आज गुम होती नज़र आने लगी। आज सरकार पर वो दबदबा नहीं रहा मालेगांव का। इसकी क्या वजह है? आज मालेगांव का नौजवान ये सवाल पूछने पर क्यों मजबूर हो गया कि मालेगांव में कब तक जज्बाती सियासत चलती रहेगी? मालेगांव का नौजवान ये पूछने पर क्यों मजबूर हो गया कि मालेगांव में हम कहाँ गुम हो चुके हैं? क्या मालेगांव के नौजवानों को सवाल पूछने का हक भी नहीं? क्या वो सिर्फ किसी पार्टी, किसी लीडर और किसी नेता के ही पीछे बात कर सकता है, खुद अपनी बात नहीं रख सकता क्या? इसी मसले को और इसी बातों को लेकर हम हर मंगल को रात में 9 बजे आपके सामने हाजिर होंगे और शहर के नौजवानों से बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं, वो क्या चेंजेस चाहते हैं। हम उनसे बातें करेंगे। आज के एपिसोड में हम आयशा नगर इलाके से आयशा नगर स्टार ग्रुप के ज़िम्मेदारान मोहसिन खान और हामिद अंसारी से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आयशा नगर इलाके में किस चीज़ का फुकदान है और कौन से मसाइल हैं और उसको हल करने के लिए क्या किया जा सकता है। ये नौजवान वो नहीं है कि जो किसी ओहदे पर हैं, या ये नौजवान वो नहीं है जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या लीडर बनना चाहते हैं। ये नौजवान वो हैं जो अपने मोहल्ले के मसले को हल करना चाहते हैं। हम सारे उन नौजवानों से अभी भी अपील कर रहे हैं कि अगर आप अपनी बातों को आवाम के सामने पेश करना चाहते हैं, आवाम के सामने लाना चाहते हैं, ज़रूर रिसाइट टुडे से कांटेक्ट कीजिए। हम आपकी बातों को आवाम और हुक्काम के सामने पहुंचाएंगे और आप जो शहर में तब्दीली चाहते हैं वो तब्दीली आप ज़रूर इंशाअल्लाह होते हुए देखोगे। मोहसिन भाई और हामिद भाई, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल, चूँकि आप आयशा नगर से हैं और आप रमज़ानपुरा इलाके से हैं, तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपके इलाकों में, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया माना जाता है और स्लम एरिया है, गरीबों की बस्ती है, मज़दूरों की बस्ती है, तो मसाइल क्या क्या हैं यहाँ पर? हमारे इलाके में सबसे बड़े मसाइल तो ये है कासिफ भाई, क्या गंदगी जहाँ से गुज़रो वहाँ से इंसान को गंदगी से ही गुज़रना पड़ता है। इलाके में कोई जगह ऐसी नहीं है क्या जहाँ साफ़ सफाई का कोई निज़ाम है। और उसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता कभी बारिश आ गई, कभी बरसात हो गई, तो ऐसा कभी नहीं होता कि यार कोई हादसा ना गुजरे, ऐसा कभी नहीं होता कि यार रोड के ऊपर है तो कोई सवारी आसानी से गुजर जाए, ऐसा कभी नहीं होता क्या कुछ
मामले यानी आयशा नगर में ऐसे है क्या? आयशा नगर के मामले तो कासिफ भाई ऐसे है क्या, यानी बता नहीं सकते। हर तरह के मामले आयशा नगर में। आयशा नगर में पढ़ाई के ताल्लुक से देखोगे तो स्कूलों का तो कोई वजूद ही नहीं है। आयशा नगर में पूरे आयशा नगर वार्ड छानोगे तो सरकारी स्कूल कितनी है आप आके गिन लो। एक स्कूल से ज़्यादा आयशा नगर में सरकारी स्कूल ही नहीं है। और उसके अलावा कुछ लोग हैं आयशा नगर में जो चाहते ही नहीं कि आयशा नगर की तरक्की हो या आयशा नगर कुछ यानी गांव के सामने आए। और उसके अलावा आयशा नगर में नालू के गटरों की हालत देखोगे तो सालों गुजर गए लेकिन एक गटरों का काम नहीं हुआ भी है तो आज गटरें बनी है, महीने भर के अंदर वो गटरें टूट गई हैं। सेहत को लेके क्या मामला है? आयशा नगर में गंदगी के मामले से बीमारी दवाखानों के अंदर तुम जाओगे, बात का जवाब तो हम नहीं दे सकते। आयशा नगर के जो डॉक्टर है, इससे पहले भी हमने आयशा नगर स्टार ग्रुप की तरफ से आयशा नगर के जो डॉक्टर है लॉकडाउन में जिन्होंने खिदमत की थी उनका बेहतरीन स्वागत किया था, उनका शुक्रिया अदा किया था। बस ये वजह से क्या हमारे मोहल्ले के मसाला जितने हैं उसके बाद भी वो डॉक्टरों ने पूरी फुल सर्विस दी है, ईमानदाराना ड्यूटी दी है। तो हमको बहुत अच्छा लगा, हमारे ग्रुप वालों को, हमको। तो हमने वो मसाइल को लेकर मशवरा किया कि नहीं कुछ तो हमारे जो हक में आता इनका शुक्रिया अदा तो करो। तो उनका शुक्रिया अदा किया था हमने। तुम सेहत की बात करोगे कासिफ भाई तो इसका जवाब तो हम नहीं दे पाएंगे, इसका जवाब तो आयशा नगर के डॉक्टर ही दे पाएंगे कि आयशा नगर में क्या मसला है। और बच्चे स्कूल जाने का क्या मामला है? आयशा नगर में स्कूल रहेंगे तो बच्चे जाएंगे ना। आयशा नगर में तुम घुसोगे तो सिवाय मज़दूरों के तुमको कोई मिलेगा नहीं। और आयशा नगर में अगर लोग पैसे वाले होते तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा भी सकते थे। आयशा नगर के अंदर कोई स्कूल ऐसी है ही नहीं ना जहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ सकते, कुछ कर सकते। सहूलत ही नहीं है तो क्या पढ़ेंगे बच्चे। कारोबार रोजगार को लेके क्या है, यानी वहाँ के लोग क्या करते हैं? आयशा नगर में तो कासिफ भाई बस ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूर लोग हैं। कुछ लोग हैं तो हमाली करते, कुछ मज़दूर रूम चलाते, हम भी वही करते हैं। लेकिन आज आयशा नगर में देखा जाए तो इतने मसलायत हो गए क्या, जो चीज़ हमको नहीं आती उसमें हमको उतरना पड़ रहा, लोगों के सामने बोलना पड़ रहा, क्योंकि वहाँ के जो जिम्मेदारान हैं उनको तो उसकी फ़िक्र ही नहीं है। अभी हाल ही में एक वाक़या पेश आया आयशा नगर में। आयशा नगर में मास्टर राइजिंग है, वहाँ पे आप घुसोगे तो बच्चे मदरसा जाते, स्कूल जाते, सुबह सुबह बारिश होती तो यहाँ बड़ा गड्ढा है। दो चार यानी लोग हैं तो अपनी बच्चियों को स्कूल लेके जा रहे थे, गिर गए। तो उनमें हमारे आयशा नगर में एक यानी चचा है, सफीक भाई नाम है उनका। तो उन्होंने फ़ोन लगाया वहाँ के मेंबरों को, चारों कारपोरेटर को कॉल करें, नाम नहीं बताना चाहता मैं, बस वार्ड के जो मेंबर थे उनको कॉल किए और बोले क्या यार देखो यार ऐसा ऐसा मामला है। अरे हाँ ना मामू हम आते, हाँ ना चच्चा हम आते, हाँ ना हम करते। वो आदमी 8 दिन रेगुलर मुसलसल इनके आने का इंतज़ार ही करता रहा, लेकिन उसके बावजूद ये लोग नहीं आए। तो वो आदमी कोई नहीं है, एक है तो मज़दूर आदमी है। उन्हें क्या किया, आयशा नगर में जगह जगह पे लिख दिया गुमशुदा मेंबरों की तलाश, आयशा नगर की हालत करा। उसके बाद कुछ हुआ? जो है गैर जिम्मेदार है तो वो जवाब दे सकते हैं कासिफ भाई। जैसा जो इंसान फ़ोन कर रहा ये नहीं आए, अब ये नहीं आए तो इसमें अगर इन्हें लिख दिया तो ये क्या जवाब देंगे। अगर इनके पास है तो उससे सवाल करने का हक रहेगा तो करेंगे ना। शर्मिंदा हो गए वो लोग। नहीं, वो शर्मिंदा हो नहीं हो उससे मसले हल नहीं होते। मसले को नहीं, हल करने के लिए नहीं उन्होंने कासिफ कुछ किया कि नहीं? अगर वो मसले हल होते तो हम यहाँ बैठते क्या। रमज़ानपुरे की क्या है? हाँ, उसी में बता रहा हूँ रमज़ानपुरे की कि आज रमज़ानपुरा जो है तो रमज़ानपुरे का कासिफ भाई आज अगर आप सर्वे करते हो तो एक 40 से 50 हज़ार ऑटो की आबादी का एक एरिया बन गया है। रमज़ानपुरे में कमो बेश मैं समझता हूँ कि 30 से 35 महल्ले बन चुके हैं और वहाँ पे 8 कारपोरेटर है कारपोरेशन के। उसमें जनता दल के भी है, राष्ट्रवादी के भी है, सेना के भी है, बीजेपी के भी है। मगर हालात ऐसे है
कि रमज़ानपुरे के रहवासियों से कहीं गुना अच्छा देहातियों के जो ग्राम सेवक होते हैं, जिनको किसी तरह की कोई निधि नहीं, कोई फंड वगैरह नहीं, वो लोगों को वो सारी सुविधाएं हैं जो एक महानगर पालिका जो 400 करोड़ के ऊपर का बजट रखती है वो नहीं दे पा रही है, और एक ग्राम पंचायत जो है वो जो देती है वो। अब रहा सवाल की साफ़ सफाई का नज़्म, तो ये हमारे बोलने से या आपके बताने से नहीं, ये पूरा शहर को मालूम है कि रमज़ानपुरा एक बिछड़ा हुआ इलाका है। ज़्यादा अक्सरियत से वहाँ पे यानी कोई सुविधा है नहीं रोड गटर की, और हालात तो ऐसे हो जाते हैं कि अभी जो पिछले हफ्ते में जुमा के दिन जो बारिश आई है तो लोगों के घरों में पानी आए है, कमर घुटने के इतना पानी आया है, लोग रात जो है तो सड़कों पे निकाले है। और एक भी जिम्मेदार, चाहे वो कारपोरेटर हो, शहर के आजी आमदार हो, माजी आमदार हो, किसी कोई परवाह नहीं वहाँ के लोगों की कि वहाँ क्या हाल है। ना महानगर पालिका की तरफ से कोई आया है। आज जो ऐसे हम आप देख रहे हैं कि हमारा मालेगांव शहर क्या पूरा हिंदुस्तान जो वाबा से जो कोविड-19 से जो जूझ रहे, तो इसमें वहाँ साफ़ सफाई का नज़्म नहीं, प्लस कोई सुविधा नहीं, और पिछड़ा इलाका होने की बेस पे वहाँ वाबा फैलने का ज़्यादा खतरा है। उसके बाद भी किसी भी ज़िम्मेदार के ऊपर कोई जू तक नहीं रेंगती। और हम लोग जैसे आज जो सेंट्री इंस्पेक्टर वगैरह जो सफाई कर्मचारियों के, इनको फ़ोन करके हम लोग इन्हें अपनी तरफ से बोलते हैं तो वो लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं, कोई काम होता नहीं है। और रहा सवाल ये कि यार मेरी एक ऐसी मतलब नहीं वो बोलना है कि यार ये सोए हुए बहुत ज़्यादा मोटी चमड़ी के जो बोलते हैं कारपोरेटर्स, महानगर पालिका के ज़िम्मेदार, सेंट्री इंस्पेक्टर, आयुक्त साहब और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, इनको गरीब आवाम से कोई मामलात नहीं है। ना आज खाने पीने के कोई साधन है, ना रोटी रोज़गार का कोई साधन है। एक तरफ गवर्नमेंट बोलती है कि पढ़ाई को आम करो, और सरकारी प्राइवेट स्कूलें जो हैं तो वो डोनेशन के नाम पे इतना मतलब मोटा मुआवजा रकम मांगते हैं कि एक गरीब आदमी वो 12 रूम 15 रूम चलाने वाला वो अपने बच्चों को पालेगा कि स्कूल में डोनेशन भरेगा या फीस भरेगा। ये सब बुनियादी मसाइल है, और मैं जो बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस पे बहुत ज़्यादा संजीदगी से गौर फिक्र करने की ज़रूरत है कि आज अगर ये स्कूलों पे जो स्कूलें भी है, प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल तो है ही नहीं। एक स्कूल है ज़िला परिषद की रमज़ानपुरे में, तो वो स्कूल भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि नाम की स्कूल है, और वहाँ पे सब चंसरी और गंजड़ी लोगों का अड्डा बन चुका है वहाँ पे वो। लेकिन जब इलेक्शन की बात आती है, वोट देने की बात आती है, तो फिर आप ही के मोहल्ले की आवाम फिर वापस से उन्हें ही क्यों वोट दे देती है, या ऐसे जो कारपोरेटर जो नाकाम साबित हुए वो दोबारा से फिर कैसे क्या चुन के चले जाते हैं? हाँ, ये जो कुछ लोग जो हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने वार्ड के लोग हैं, ये चंद पैसों के खातिर जो है अपना ज़मीर जो है, जिनका ज़मीर मर चुका है, ये भोली भाली आवाम को आज वहाँ ऐसा है कि एक हर कोई जो है रमज़ानपुरे में, काशिफ भाई आप सर्वे कर सकते हो कि लोग जो हैं एक आस की नज़र से, अगर कोई झूठा सर्वे करने के लिए आ जाए तो लोग एक बड़ी आस की नज़र से उसकी तरफ देखते हैं कि शायद अब हमको कुछ डेवलपमेंट मिले, कुछ सुविधाएं मिले। और ये लोग आते हैं वही सब बात दिखाते हैं कि यार हमारी फ़ला आदमी से बात हो गई है, वो जो माजी में की है उससे हो गई है, इंशाल्लाह वो ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। और बस यानी वो आवाम जो है तो बस ये सब बात दिखा देते हैं आवाम को, उसमें भाई एक आस लगा के, एक उम्मीद लगा के चलो ठीक है एक मौका और सही अभी ये लोग बोले, तो इसमें वो होता है कि ये इधर ये आवाम को जो है तो एक गुमराह सब बात दिखा के गुमराह कर देते हैं, और यही कारपोरेटरों से डील करके एक मोटी खासी रकम लेके अपना उल्लू सीधा कर देते हैं। हमारे आयशा नगर के अंदर काशिफ भाई इलेक्शन का जो मामला है, तो आज का ऐसा टाइम है क्या मालेगांव में एक आयशा नगर एक वाइड एरिया ऐसा जिसके अंदर लोग हमदर्दी बहुत जल्दी आ जाते हैं, भरोसा किसी के ऊपर बहुत जल्दी कर लेते हैं। कोई अगर दो आंसू आके बहा दिया तो हमारी माँ बहनें, हमारे भाई, हमारे बुज़ुर्ग सोच में पड़ जाते हैं कि नहीं यार अब इसको एहसास हुआ
अब इंशाल्लाह ये आगे करेगा, अब करेगा। कोई पैसे की लालच से, कोई बहुत बड़ी लालच से होते ही रहते हैं कासिफ भाई। इनको जो है ना गरीब आवाम को कैसे लेके चलना, कैसे एड़ा बनाना और कैसे तो इनको बेवकूफ़ बनाना, इनको अच्छी तरह आता। मेरे आयशा नगर में मेरे भाई लोग, मेरी माँ बहनें, ज़्यादा से ज़्यादा आज तुम आयशा नगर में कासिफ भाई देखोगे तो 70% इलाका यानी मजदूरी का है, जिनके अंदर यानी पढ़ाई उड़ाई की कोई बात नहीं है, यानी पढ़े लिखे लोग नहीं है। मेरे मोहल्ले में कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसीलिए उनको ये सियासत समझती नहीं क्या यार ये आदमी आज आंसू बहा रहा, कल इसके आंसू अपने लिए गलत साबित भी हो सकते, ये एक बार नहीं सोचते। बस उसके आंसू आए तो बस आए, सामने वाले ने रो दिया, बस ख़त्म हो जाती कासिफ भाई हमारे मोहल्ले में इसके ऊपर बात। और कोई लीडर बोल नहीं सकता आयशा नगर में इतना पैसा उतना पैसा। आयशा नगर में कोई पैसा वैसा नहीं रहता। आयशा नगर के जो मेन लोग हैं, जो सियासी लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी से बोल के पैसा ला लेते, लेकिन आवाम तक वो पैसा वैसा पहुँचता नहीं। अगर पहुँचता तो बताए। अच्छा, बीच में एक मामला हुआ था आपके एरिए में कि कुत्तों ने बहुत परेशान किया था, आपने इस ताल्लुक़ से कमिश्नर से भी मुलाकात की और भी कुछ किया, वो क्या मामला था? वो मामला तो कासिफ भाई ऐसा है, क्या अभी महीना भर पहले मेरे चाचा की दुकान है, वहाँ उन्होंने CCTV कैमरा लगाया है। तो वहाँ पे एक कैमरे के अंदर वीडियो कैद हुई, सोशल मीडिया के ज़रिए कई लोगों ने देखा भी उसको। एक 2 साल का मासूम बच्चा था, उसको 6-7 कुत्तों ने घेर लिया। अगर वक्तिया तौर पे नौजवान नहीं आते तो वो कुत्ता बच्चों की जान भी ले सकता था। हमने कमिश्नर को लेटर दिया कि यार कमिश्नर साहब हमारे मोहल्ले में कुत्तों का ऐसा मामला है। तो कमिश्नर साहब ने हमको वादा किया कि यार ये मामले पे जल्द से जल्द काम हम चालू करेंगे। तो हमारा ठीक है साहब। फिर उसके बाद एक हादसा पेश आया, 2 हफ्ते बाद एक शादी थी, शादी का प्रोग्राम था, कुत्तों ने घुस के एक बच्चे पे हमला कर दिया, वहाँ से भी हमने बचाए। फिर एक लेटर दिए कि यार कमिश्नर साहब ये मामला हल नहीं हुआ, ये ऐसा है। तो कमिश्नर साहब ने फिर हमको वादा किया कि नहीं अब हो जाएगा, इसके ऊपर काम चालू है, फास्ट होगा। फिर हमने वो मामला छोड़ दिया, यार अब तो लेटर दे दिए, ले इंशाल्लाह कभी ना कभी कारपोरेशन देखेगी, करेंगे। लेकिन कासिफ भाई अभी अगले ही हफ्ते में एक मामला पेश आया, आयशा नगर में पैगाम डॉक्टर के दवाखाने के पास एक बच्चा 6 साल का मासूम बच्चा गुजर रहा था। उसको कुत्तों ने पकड़ के ज़मीन पे लेटा के इतना लहू लहान कर दिया, इतना वो कर दिया कि वहाँ पे लोग है तो कुत्ते को मारते थे लेकिन कुत्ते छोड़ते नहीं थे। वो मामला भी हमने सोशल मीडिया के ज़रिए बच्चे की वीडियो लेके लोगों तक पहुँचाया, लेकिन वो मामले पे भी हमारे कारपोरेटर का कोई तवज्जो नहीं। अगर जैसा वो कुत्ते बच्चे का हाथ पकड़े, पाँव पकड़े, अगर खुदा ना खास्ता गला पकड़ लेते, उसकी जान चली जाती, तो क्या करते हैं लोग। यानी हमारे तो ऐसा समझ में आ रहा है ये मामले को लेके कि यार जब तक आयशा नगर में कोई मासूम की जान नहीं जाएंगे मामले में, तो इसके ऊपर गौर किया ही नहीं जाएंगे। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि इतने हादसे होने के बाद हम लोग तो काम धंधे छोड़ के, सब छोड़ के कारपोरेशन में कमिश्नर के रौने कर रहे, कारपोरेटर देख रहे, लेकिन किसी का कोई तवज्जो नहीं है कासिफ भाई। अब इसका अगर कोई मामला आगे हुआ तो मैं तो साफ बोल रहा कि अगर ये कुत्तों के ताल्लुक से आयशा नगर में कोई मासूम की जान गई या कुछ भी नुकसान हुआ तो इसके जिम्मेदार हमारे वार्ड के कारपोरेटर रहेंगे। न लुटता दिन को तो न रात को यूं बेखबर सोता, रहा न खटका चोरी का, दुआ देता हूँ राहजनों को। यही कुछ हाल है हमारे वार्डों का, यही कुछ हाल है हमारे लीडरों का। अब ये नौजवान कह रहे हैं, इनका मतलब ये है कि सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। सत्ता तो बहुत सारी परिवर्तन हो चुका, बहुत सारे लोग आ चुके, बहुत सारे लोग जा चुके, लेकिन व्यवस्था में अभी तक के परिवर्तन नहीं देखा जा सका। इसी तरीके से और नौजवानों से हम बात करेंगे, आपके मोहल्ले की, आपके नौजवानों से। देखते रहिए रिसाइट टुडे। अगर आप इस चैनल में या इस शो में शिरकत करना चाहते हैं तो रिसाइट टुडे से कांटेक्ट कीजिए, राब्ता कीजिए। खुदा हाफिज़।